280 श्री जर्नैल सिंह जी, श्री राजेश गुप्ता जी, शिवचंद गोयल जी। शिवचंद जी, परसों भी मैंने टोका था, आपकी अलॉटेड सीट कौन सी है? बोलने के लिए अलॉटेड सीट पर ही खड़े होना पड़ेगा, प्लीज। अध्यक्ष जी नमस्कार, धन्यवाद आपका। आज मुझे सबसे पहले सदन में बोलने का मौका मिला, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं आपका ध्यान मेरी मोतीनगर विधानसभा और पूरी दिल्ली और पूरे देश के अंदर जिस हम समस्या से गुजर रहे हैं, आज ये हर घर की समस्या है। आज यदि हम घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर निकलने में हमें सोचना पड़ता है कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करें। आज मेरे घर में मेरा पोता है, पोती है। आज उन बच्चों को हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते। मैं भी जब रात को निकलता हूँ तो हाथ में डंडा लेके निकलता हूँ। और ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। और पिछले 1 साल छोड़ दें तो 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी में थी, और उस समय यदि ये उस तरह से कार्रवाई कर लेते, उस पर कोई ठोस परिणाम लेके आते, तो आज दिल्ली की और देश की इस तरह की भयावह स्थिति नहीं होती। और आज जब भी ऑफिस में जाते हैं तो लोग अपनी कंप्लेंट लेके आते हैं कि कुत्ते बढ़ गए हैं, काट रहे हैं। हमारे पंजाबी बाग में 5 नंबर रोड पर एक कुत्ता पागल हो गया है। हम बात करते हैं अधिकारियों से, पहले जी हमें तो इसकी नसबंदी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और हमारे पास कोई इसका जरिया नहीं है। एक जयदेव पार्क में एक ने कुत्ता पाल रखा है, पिटबुल। ये कुत्ता ऐसा है कि ये काटेगा। उसकी भी कंप्लेंट 3 महीने पहले पुलिस स्टेशन में की गई, और वो कम से कम भी 12 लोगों को काट चुका है। तो आज ये समस्या बड़ी भयावह होती जा रही है। और कल दिल्ली के अंदर 1.5 साल की बच्ची को कुत्तों ने नोच डाला और वो मर गई। और मैं इस तरह की वारदात अखबारों में लगातार पढ़ रहा हूँ। ये कोई दिल्ली की समस्या नहीं है। मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूँगा कि हैदराबाद में एक घटना घटी, जिसमें ये 2 फरवरी 24 की बात है, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है कि 1 साल का बच्चा, उसको कुत्तों ने नोच डाला। फिर 14 जनवरी भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश भोपाल, जिसके अंदर 1.5 साल के बच्चे को कुत्तों ने नोच डाला। शिवचंद गोयल जी, जो लिख के दिया उससे बाहर जा रहे हैं आप, प्लीज। मैं तो थोड़ा सा इसको वो अटैच कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि आज जो समस्याएं हैं वो इतनी गंभीर है कि इस पर हमने कोई ठोस डिसीजन नहीं लिया। मैं उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और 2 साल का बच्चा गुजरात के अंदर, उसको भी कुत्तों ने नोच डाला। तो आज ये समस्या बाकायदा पूरी दिल्ली में
हमारे केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के पोस्टर लगे हुए हैं कुत्तों के बारे में, और उन्होंने कहा भी था 3 साल पहले कि भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी बिल्कुल नालायक है। और अभी हमारा रिजल्ट आया है कि हमने इतना बेहतर काम किया है कि हम 40 पॉइंट ऊपर उठ चुके हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी केंद्र की है, और केंद्र जब तक इसके ऊपर कोई ठोस, इसके ऊपर कोई नियम नहीं बनाएगा, इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो पूरे देश की सरकारें सारी बेबस है। तो मेरी आपसे विनती है अध्यक्ष जी, आप इसके ऊपर कोई लेटर लिखकर केंद्र सरकार को सचेत करें कि इसके ऊपर कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिसके ऊपर पूरे निवासियों को, सभी को राहत मिल सके। मुझे आपने इस गंभीर और बहवे मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। श्री जयमोहन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 280 के तहत मुझे अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान कुछ डीडीए के रोड, जो बड़े बड़े रोड हैं लेकिन बंद है। अध्यक्ष महोदय, मेरे बवाना विधानसभा के अंदर एलजी साहब ने कुतबगढ़ गांव गोद ले रखा है, और वो डीडीए के चेयरमैन भी हैं, और बार बार उन रोडों से होकर के गुजरते हैं, लेकिन उनका ध्यान उन रोडों पे नहीं जाता। तो मैं सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से उनका ध्यान, एलजी साहब का ध्यान इन रोडों पे लेकर जाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक 80 मीटर रोड है मेरा, UER 3। अध्यक्ष महोदय, ये पंसाली में पिछले 30 साल से बंद है, और लोग इस पर करीब साइड से एक रोड है 20 फुट का, उससे होकर के गुजरते हैं, जबकि ये करीब करीब 80 मीटर 270 फुट के आसपास रोड है। इसे खोल देना चाहिए। बस एक 100 मीटर का टुकड़ा है अध्यक्ष महोदय, जिसकी वजह से ये रोड रुका हुआ है, लेकिन एलजी साहब का ध्यान इस पर नहीं जा रहा अध्यक्ष महोदय, और लोग जाम में लगातार फंसते रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा रोड है 45 मीटर रोड, जो सेक्टर 26 से सेक्टर 27 को जाता है। अध्यक्ष महोदय, ये मास्टर प्लान रोड है, और इस मास्टर प्लान रोड से कई सेक्टरों को का आने जाने का ये मेन रोड है, और इससे सेक्टर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 सेक्टर, और मेरे जो पूरे गांव हैं बवाना के, उनको बिल्कुल नॉन स्टॉप, जो जाम में फंसे रहते हैं लोग, बिल्कुल जाम में नहीं फंसेंगे। लेकिन एलजी साहब बार बार कुतबगढ़ जा रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान इस पर नहीं है। ये करीब करीब 600 मीटर का टुकड़ा है, अगर ये खोल दिया जाए अध्यक्ष महोदय, तो लोग को जाम से मुक्ति मिलेगी, लाखों लोगों को फायदा होगा इससे। अध्यक्ष महोदय, तीसरा मेरा रोड है 45 मीटर रोड, ये भी मास्टर प्लान रोड है अध्यक्ष महोदय, और ये सेक्टर 23 और 24 के बीच से गुजरता है, जो कि सेक्टर 24 से, जहां पर अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वहां पर भी एलजी साहब अभी जल्दी उद्घाटन करने वाले हैं, और सीधा वहां से लेकर के और सीधा विश्राम चौक तक। अध्यक्ष महोदय, ये 1 किलोमीटर का पेज है, अगर ये खुल जाए तो मैं कह रहा हूं इससे भी लाखों लोगों को फायदा होगा अध्यक्ष महोदय। चौथा मेरा रोड है अध्यक्ष महोदय 45 मीटर रोड है, सेक्टर 27 से DTU, जो कि प्लानिंग में है। अध्यक्ष महोदय, ये रिंग रोड पर जाएगा, तो जो हमारे बवाना इंडस्ट्री एरिया के जो फैक्ट्री के जो लोग हैं, या वैसे जो गांव के जो लोग हैं, उनको इसका सीधा फायदा होगा अध्यक्ष महोदय, तो ये भी खुलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पांचवा मेरा रोड है सेक्टर 20 सुल्तानपुरी चौक से लेकर सेक्टर 22 तक, जो UER को निकलता है अध्यक्ष महोदय। तो यहाँ पर जो एंट्री पर करीब 100 मीटर का टुकड़ा है, जो कि एक तरफ से बना हुआ है, एक तरफ से नहीं बना हुआ है, और आगे जाकर के करीब 300-400 मीटर रोड पूरी तरीके से टूटा हुआ है। अगर ये बन जाए तो लाखों लोगों को इससे फायदा होगा, किराड़ी को भी इससे फायदा होगा अध्यक्ष महोदय। एलजी साहब अभी किराड़ी भी गए थे अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल उसके बिल्कुल नजदीक से होके गए थे, उसी रोड के साइड से, लेकिन उनका ध्यान बिल्कुल भी इस पर नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा छठा रोड है 60 मीटर रोड, जो बवाना रोड से जैन कॉलोनी को निकलता है अध्यक्ष महोदय। ये भी करीब 100 से 150 मीटर का टुकड़ा है, जो बिल्कुल बंद है। अगर ये खोल दिया जाए तो इससे भी लाखों लोगों को फायदा होगा अध्यक्ष महोदय। सातवां मेरा, जो अभी मास्टर प्लान के अंदर अंकित कर दिया गया है, और जल्दी से जल्दी इस रोड को बनाया जाए, जो हेलीपैड से सीधा KMP पे जाना है। और 8वां मेरा रोड है अध्यक्ष महोदय, ये हमारा PWD का रोड है अध्यक्ष महोदय, जिसकी मैं बार बार सदन के अंदर मुद्दा उठाता हूँ, बार बार मैं बताता हूँ कि क्योंकि ये 150 साल पुराने रोड है,
और इन्हीं पर जो यातायात है वो इन्हीं पर चलता है, जिसकी वजह से लगातार ट्रैफिक जाम रहता है, लोग परेशान रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसको चौड़ा करने की बात है और गांव के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि ये रोड खुलना चाहिए, क्योंकि 82.5 फुट का रोड है। अगर ये खुल जाए तो अध्यक्ष महोदय सभी को फायदा होगा। गांव के लोग अपने घर से उस रोड के उस पार भी नहीं जा पाते, जिसमें जाम लगता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कहा कि एलजी साहब बार बार मेरी बवाना विधानसभा में, कभी किराड़ी विधानसभा में बार बार जा रहे हैं, लेकिन जो मैंने ये रोड बताया है डीडीए के रोड, अगर एलजी साहब इन पर ध्यान दे दें अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि 20-25 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा। लेकिन उनका ध्यान इस पर नहीं जा रहा, उनके जो कार्य हैं उन पर नहीं जा रहा, उनका जो कार्य है पब्लिक ऑर्डर, जमीन, दिल्ली पुलिस, उस पर नहीं जा रहा। उनका ध्यान तो सिर्फ इस पे जा रहा है कि जो दिल्ली के अंदर जो काम चल रहे हैं उनको रोका जाए। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा सदन के माध्यम से आपसे निवेदन है कि एलजी साहब इन रोडों पर ध्यान दें, जिससे कि आम जनता को इसका सीधा फायदा हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। श्री नरेश यादव जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मेरे क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मेहरौली एक ऐतिहासिक शहर है, कुतुब मीनार जो वर्ल्ड फेमस है। अध्यक्ष जी, इस सदन में मैं काफ़ी समय से मेहरौली के लिए पानी की समस्या का मुद्दा उठाता हुआ आया हूँ। अध्यक्ष जी, मेहरौली के अंदर पानी के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 2012 में। जब मैं 2015 में विधायक बनकर आया तो मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी वर्किंग की। हालांकि उस समय तक ये प्रोजेक्ट पूरा बंद पड़ा हुआ था। मैंने उस समय के माननीय मंत्री जी से मुलाकात की, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके आया। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने इस प्रोजेक्ट को गो अहेड किया और इस पर काम स्टार्ट हुआ। लेकिन अध्यक्ष जी, लगातार आज 9 साल हो गए हैं, अभी तक ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसमें एक कंपनी को जो ये प्रोजेक्ट दिया गया था उसका नाम था एमवीवी कंपनी को 10 साल के लिए प्रोजेक्ट दिया गया था, लेकिन 10 साल पूरे हो गए, एमवीवी कंपनी भी वहाँ से चली गई। लेकिन आज करोड़ों रुपए की पेमेंट इस प्रोजेक्ट के ऊपर हुई है, लेकिन वो सारा का सारा धरातल पर पैसा बर्बाद हुआ है। और दिल्ली जल बोर्ड की डायरेक्टली इसमें मिली भगत रही है। इस प्रोजेक्ट में कभी भी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी इस प्रोजेक्ट को पूरा करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि ये 2012 का है, उस समय हमारी सरकार नहीं थी। उस समय जो भी इसके अंदर हुआ, इसके ऊपर जांच भी हुई थी, शायद इसमें सीबीआई का भी मामला आया था। लेकिन क्योंकि मेहरौली के लोगों को पानी चाहिए था, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट को चालू कराया। लेकिन अध्यक्ष जी, आज भी ये दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी इस काम को पूरा नहीं करना चाहते। जब वो प्रोजेक्ट वाली कंपनी चली गई तो दिल्ली जल बोर्ड प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को ये पूरा करना चाहिए। इसमें 4 यूजीआर बनने थे, 3 बन के भी तैयार है, कहीं पानी नहीं है, कहीं लाइनें नहीं डली, कहीं फीडर लाइन नहीं है, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं है। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए की पेमेंट होने के बाद भी आज अधूरा पड़ा हुआ है। इसके अलावा अध्यक्ष जी, वहाँ पर एक सीवर का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ था, दोनों साथ साथ ही ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे। सीवर में भी अलग अलग फेजेस में ये काम होना था, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, लेकिन फेज़ 1 का काम भी आज तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। इसके लिए माननीय मंत्री उस समय सौरभ भारद्वाज जी थे, उन्होंने भी मीटिंग की थी। मेरी रिक्वेस्ट पे माननीय मंत्री साहब ने वो एमवीवी कंपनी को तो पूरी तरह से हटा दिया, क्योंकि वो कामयाब नहीं थी वो कंपनी। उसके बाद में वाइस चेयरमैन साहब हमारे सोमनाथ भारती जी ने भी कई बार इसके ऊपर मीटिंग की है और कई बार वो एरिया विजिट करने भी आए हैं। अध्यक्ष जी, आज भी मेहरौली के अंदर कम से कम 4-5 दिनों में लोगों को पानी मिलता है। इस सदन में मैं कई बार प्रार्थना कर चुका हूं कि पूरी दिल्ली में भी शायद ऐसी जगह नहीं हुई होगी कि जहां इतने दिनों के बाद पानी मिलता हो। तो आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि किसी भी तरह से, और जल बोर्ड का भी ये कहना है कि जब तक ये प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं होंगे, क्योंकि लाइनें लगभग 70-80% डल चुकी है, यूजीआर भी 70-80% पूरे हो चुके हैं, लेकिन जब तक ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होगा लोगों को पानी नहीं मिलेगा। मेहरौली काफ़ी थोड़ा कंजेस्टेड है, नैरो गलियां हैं, वहाँ पर एकदम से ओपनली काम नहीं हो सकता। तो अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि इस दोनों प्रोजेक्ट के मुद्दे को पेटिशन कमेटी में रेफर किया जाए, जिसमें कि वहाँ पर एक दबाव बने अधिकारियों पे, कुछ जांच हो, जिससे कि ये, मेरी इच्छा ये है कि ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाएं अगले 1 साल के अंदर, ताकि मेहरौली के लोगों को पानी मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे मेरे क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका दिया। श्री मदन लाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
आपने मुझे मेरी एरिया की समस्या के बारे में बोलने का अवसर प्रदान किया है। अध्यक्ष महोदय, कोटला मुबारकपुर एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है जहां हजारों लोग भीषम पितामह रोड को पार करते हुए डिफेंस कॉलोनी की ओर जाते हैं। न केवल सर्विसिंग लोग बल्कि महिलाएं और खासकर स्कूल के बच्चे। डिफेंस कॉलोनी में 3 स्कूल हैं जो सरकारी हैं और कोटला के कई हजार बच्चे उस रोड को पार कर कर दूसरी तरफ जाने को बाध्य रहते हैं। महोदय, काफी ज्यादा लंबा स्ट्रेच है और कोटला मुबारकपुर के निवासी जब इस रोड को पार करते हैं तो उन्हें लगभग 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है दोनों तरफ, जहां बीच से अगर आप लें तो दोनों, एक तरफ 500 मीटर, एक तरफ दूसरी तरफ 500 मीटर पे लाल बत्तियां हैं। एक तरफ रिंग रोड है और एक तरफ डिफेंस कॉलोनी का फ्लाईओवर है। इस वजह से यहाँ लगातार, चूंकि बीच में दीवार खड़ी है सड़क डिवाइडर के रूप में, तो बच्चे या तो उसको बीच में से पार करते हैं, हमेशा एक्सीडेंट का खतरा लगा होता है, कभी कभी एक्सीडेंट भी होते हैं। 2020 में हमारी रिक्वेस्ट पर यहाँ एक एफओबी का निर्माण कार्य शुरू हुआ। उसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपया थी। जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तो वहां अचानक नीचे सीवर की लाइनों का एक बड़ा ट्रंक सीवर लाइन निकल आई, जिसकी वजह से वो फट गए और वहां काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने उस साइट को चेंज करने के लिए काफी मशक्कत की और जब उसके पड़ोस में ही खुदाई की तो वहां बिजली के बहुत बड़े तारों का जंजाल मिला, सप्लाई डिसरप्ट हुई और कई दिन तक वो इलाका अंधेरे में डूबा रहा। उसकी वजह से वो काम फिर रुक गया। इस काम को करवाते हुए पीडब्ल्यूडी ने, चूंकि वहां बहुत ज्यादा जरूरत भी थी, दूसरी तरफ डिफेंस कॉलोनी पे बने हुए एक बस स्टैंड को 8-9 लाख रुपए की कीमत से शिफ्ट भी किया, पर अचानक चूंकि उसकी कीमत 1.25 करोड़ रुपए के करीब और एस्केलेट कर रही थी, 1.5 करोड़ का एफओबी बनता, 1.25 करोड़ रुपए के करीब बिजली के तारों को बदलने का, शिफ्ट करने का और सीवर की लाइनों को ठीक करने का बन रहा था। कोई लोग कोर्ट चले गए। माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पीडब्ल्यूडी ने उस प्रोजेक्ट को स्क्रैप करना पसंद किया और ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। महोदय, हमने बार बार अधिकारियों से रिक्वेस्ट की है कि अगर वहां एफओबी फीजिबल नहीं है तो आप एक संप सबवे, जिससे लोग आर पार कर सकें, ऐसा एक सबवे जो पैदल यात्रियों को एक कोटला की तरफ से डिफेंस कॉलोनी और डिफेंस कॉलोनी की तरफ से कोटला की तरफ ले आए, वहां बनवाने की अत्यंत ज्यादा आवश्यकता है। ये न केवल लोगों के हक में है बल्कि कई हजार बच्चे स्कूल गोइंग, जो 6ठी क्लास से लेकर 12वीं तक के स्कूल के बच्चे हैं, उनको जो रोज वहां अपनी जान की परवाह करनी पड़ती है और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरी माननीय मंत्री जी से गुजारिश है कि वो इसके बारे में संज्ञान लेकर वहां अतिशीघ्र एक सबवे टाइप जो लोगों को आर पार करने की सुविधा प्रदान करें, वहां ऐसा एक सबवे बनवाने की कृपा करें। आपने मुझे मौका दिया, मंत्री जी ने सर हिलाकर सहमति जताई है। ये केजरीवाल जी के सारे मंत्री ऐसे ही हैं। ये जब भी कभी कोई बात होती है उस पर तुरंत काम करने के लिए तैयार रहते हैं और सहमति देते के बाद उसको कार्य को काम नहीं एलजी हर एक काम को नहीं रोक पा रहे हैं, हर एक काम को नहीं रोक पा रहे हैं। हमारे मंत्री इतने प्रॉम्प्ट हैं, न केवल वो सहमति दे देते हैं क्योंकि उनको जरूरत महसूस होती है, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे चाहे विधायक हों चाहे मंत्री या हमारे सीएम साहब, ये लोग सड़क से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें वास्तुस्थिति क्या अच्छी तरह ज्ञान है, जैसे आपको ज्ञान है। चलिए, धन्यवाद। आपको सारी दिल्ली का पूरा
आपको सर पूरी भौगोलिक स्थिति ज्ञान धन्यवाद धन्यवाद। और ये रोड से सर, ये रोड से कई हजार मोटर व्हीकल्स गुजरते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदया का धन्यवाद करता हूं और मुझे पता है कि उनके आश्वासन के बाद ये यहां सबवे अब तुरंत बन जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सोमनाथ भारती जी, श्री शाहीराम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे क्षेत्र के एक गंभीर विषय को लेकर बोलने का मौका दिया, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ तुर्काबाद विधानसभा में एक लाल कुआं बहुत बड़ी बस्ती है, तकरीबन 60-70 साल पुरानी बस्ती है। वहां लगभग 2 वर्ष पहले बीएसएस ने बिजली के कनेक्शन काटे। ये मैंने मंत्री जी के संज्ञान में बुलाया था। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक खोरी गांव था, उसको तोड़ा गया और खोरी गांव हरियाणा में था, लाल कुआं दिल्ली का हिस्सा है। ये बिल्कुल दिल्ली और हरियाणा की बिल्कुल सीमा के साथ सटे हुए हैं, आपस में लोगों के मकान भी मिले हुए थे। तो जब खोरी गांव को तोड़ा गया अध्यक्ष महोदय, उस समय बीएसएस ने ये कह के यहां के कुछ कनेक्शनों को काट दिया कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। जैसे ही खोरी गांव का डेमोलिशन पूरा होगा, आपको तुरंत यही मीटर, यही कनेक्शन दोबारा रिलीज कर दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, लगभग 2 साल हो गए उन लोगों को बिजली विभाग के धक्के खाते खाते। मेरी कई बार मीटिंग भी हुई, मैंने मंत्री जी को की संज्ञान में बुलाया। अब मंत्री जी यहाँ बैठी हुई हैं, मेरा इनसे निवेदन है, करीब 300 ऐसे लोग हैं अध्यक्ष महोदय, अब वो उनसे रजिस्ट्री मांगते हैं। अब रजिस्ट्री बंद है तो रजिस्ट्री लाए कहां से, एक बहुत बड़ी समस्या। दूसरा अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको कभी कांग्रेस के शासनकाल में 20 सूत्रीय कार्यक्रम में वहां SC ST के लोगों को प्लॉट दिए गए थे, आज उनको भी बिजली के कनेक्शन बंद कर रखे हैं। बहुत परेशानी है, कई लोगों पे थेफ्ट के मामले बना दिए। अध्यक्ष महोदय, बिजली एक ऐसी चीज है जिसकी हर आदमी को जरूरत है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी यहाँ बैठी हुई है, इनसे निवेदन है कि वहां उन लोगों को जल्द से जल्द कनेक्शन उनके रिलीज कराया जाए। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री राजेंद्र पाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान और विशेष रूप से माननीय मंत्री PWD आतिशी जी का ध्यान अपनी विधानसभा की मुख्य रूप से 2 समस्याओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। मेरी विधानसभा में जो DC ऑफिस है नंदनगरी, उसके सामने E ब्लॉक का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और GTB एनक्लेव में भी एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और पूरे जिले से, चूंकि 2 जिलों का ये DC ऑफिस है, पूरे जिले से, दोनों जिलों से हजारों लोग रोज DC ऑफिस में कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, सर्वाइवर सर्टिफिकेट या अन्य रजिस्ट्री वगैरह के काम से DC ऑफिस आते हैं, लेकिन वहां रोड क्रॉस करने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। जब बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं या दोपहर को छुट्टी होती है, दोनों स्कूल के बच्चे, हजारों बच्चे, क्योंकि सुंदर नगरी के बच्चे उधर GTB एनक्लेव में भी पढ़ते हैं और E ब्लॉक के स्कूल में भी पढ़ते हैं। 8.5 साल से मैं वहां फुटओवर ब्रिज बनाने की डिमांड कर रहा था। सत्येंद्र जैन जी ने उसमें इंटरेस्ट लिया और चीफ इंजीनियर और इंजीनियर इन चीफ को साथ में लेके 2-3 बार की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा यहाँ फुटओवर ब्रिज नहीं, स्काई वॉक सक्सेस होगा। उन्होंने पूरा डिजाइन बनाया, लेकिन उसके बाद भी वो काम आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद ये विभाग माननीय मनीष सिसोदिया जी के पास आया, उन्होंने भी उन अधिकारियों को बुलाकर बेहद सख्ती से लिया और उसके बाद उसकी स्टडी करवाई गई।
स्टडी में एक्सपर्ट ने कहा कि हाँ ये बिल्कुल फिजिबल और बनना चाहिए, लेकिन उसके बाद सौरभ भारद्वाज जी के माध्यम से भी कोशिश हुई और अब आतिशी जी हैं। मेरा मन इतना दुखी है कि 8.5 साल में एमएलए रहते हुए और 5.5 साल मंत्री रहते हुए मैं ये छोटा सा काम करवाने में असफल रहा हूं। और इससे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि वो सुंदर नगरी जो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का कर्म क्षेत्र रहा है, उस कर्म क्षेत्र के साथ इतना सौतेला व्यवहार इन अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। बार बार क्वेरी लग रही है, बार बार क्वेरी लग रही है। आखिर कब तक क्वेरी लगेंगी? कई बार तो मन करता है मैं विधायक की सीट से इस्तीफा दे दूं, क्योंकि इससे ज्यादा दुख की बात क्या होगी कि एक मतलब इतना सा काम मैं करवाने में सफल नहीं हो पा रहा हूं, और वो भी बच्चों जहां से बच्चे क्रॉस करते हैं। इन अधिकारियों को शर्म नहीं आती? इनको दिखता नहीं है कि वहां से बच्चे क्रॉस करते हैं, हजारों लोग सर्टिफिकेट बनवाने आते हैं। क्या कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करता हूं माननीय मंत्री जी से मेरी पीछे बात भी हुई है, उन्होंने कहा भी है मैं अधिकारियों को बुलाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि कम से कम इस कार्यकाल में इस काम को तो शुरू करवा दो, इतना काम तो हो जाए। नहीं, वो तो मैं जानता हूं, अधिकारी तो सारे हमारे एलजी साहब के अधिकारी तो टांग अटका रहे हैं, और मुझे लग रहा है इसलिए ज्यादा अटका रहे हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कर्म क्षेत्र है, तो इसका बदला सुंदर नगरी के, नंद नगरी के, सीमापुरी के लोगों से क्यों ले रहे हैं, मेरी ये समझ नहीं आ रहा। और दूसरा मसला इसी में, नंद नगरी में तांगा स्टैंड रोड और मेरी और आपकी विधानसभा के बीच डिवाइडर रोड, यहां 40 साल पुराने ईंटों के नाले बने हुए हैं। वो नाले पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। चीफ इंजीनियर सहित सारे अधिकारियों को लेकर मैं विजिट कर चुका हूं कि इसका कंक्रीट का नाला बनवा दो। ये मांग भी मैं पिछले करीब 6 साल से कर रहा हूं, और सारे इंजीनियर कह रहे हैं जी ईंट का नाला ये बेकार हो चुका है, ये सफल नहीं हो सकता है, कंक्रीट का नाला बनना चाहिए। इंजीनियर भी मान रहे हैं बनना चाहिए। सबको लेके कई बार विजिट कर चुका हूं, सारे अधिकारियों को लेके, लेकिन बार बार एस्टीमेट जाता है, कोई ना कोई क्वेरी लग के वापस आ जाता है। क्या ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी का ऑफिस इस काम के लिए बनाया है कि वहां बैठे हुए इंजीनियर उसमें क्वेरी लगाते रहे? आपको जान के दुख होगा, आपकी विधानसभा के भी जो बी ब्लॉक है या जो ई ब्लॉक इधर के जो पॉकेट्स हैं, उनमें भी इसी तरह के फ्लैट्स हैं जो डीडीए के बनाए हुए फ्लैट है, 40-40 साल से ज्यादा पुराने बने हुए। वहां उनके अंदर का पानी नाले से होके बाहर नहीं जाता, जीटी रोड वाले नाले में नहीं मिलता। वहां उनका पानी उन मकानों के नींव में जा रहा है। मकानों की हालत जर्जर हो रही है। कल को वो मकान अगर गिर जाए, क्योंकि जब नींव कमजोर होती जा रही है और कल को मकान गिर गए तो कितने लोग उसके अंदर मरेंगे। ये आपकी विधानसभा की भी स्थिति है, मेरी की भी है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं, ये केवल 2 नाले हैं। एक तांगा स्टैंड रोड का नाला नंदनगरी का है, और चूंकि वो नाला भरा रहता है और पीछे से वो पानी जा नहीं पाता, तो गलियों में पानी निकला रहता है, उधर इन पॉकेट्स में पानी भरा रहता है। तो इतने दिन से कोशिश करने के बाद भी ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से भी निवेदन करता हूं, पूरे दिल्ली में वो विजिट कर रहे हैं, इधर बुराड़ी में भी पहुंच गए, उधर किराड़ी में भी पहुंच गए। मैं तो उनका स्वागत भी करूंगा ढोल नगाड़े के साथ। एक बार नंदनगरी, सीमापुरी, सुंदर नगरी भी तो आके विजिट कर लें। आप लोग एक अवैध कब्जे नहीं हटवा पा रहे, पीडब्ल्यूडी के रोड कब्जे होते जा रहे हैं, डीडीए के पार्क कब्जे होते जा रहे हैं, डूसिफ के पार्क कब्जे होते जा रहे हैं, एमसीडी के पार्क कब्जे होते जा रहे हैं, सारे पीडब्ल्यूडी के फुटपाथ कब्जे होते जा रहे हैं। क्या ये कब्जे हटा पाएंगे? नहीं हटा पाएंगे। कंक्रीट के नाले कभी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये स्काई वॉक कभी बनेगा कि नहीं बनेगा? मैं इन मुद्दों से बेहद दुखी हूं, और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि ये बात एलजी साहब तक जाए कि वो अपने अधिकारियों को निर्देश दें, जो क्वेरी जितनी लगानी है एक बार लगा दें, ताकि उनकी क्वेरी रिप्लाई हो जाए। 3 क्वेरी लगते हैं, क्वेरी रिप्लाई करते हैं इंजीनियर, अगली बार दूसरी क्वेरी लग जाती है। इसका मतलब इनकी नीयत काम करने की नहीं है, काम को लटकाने की है, सरकार को बदनाम करने की है, और ताकि हम लोग एमएलए लोग भी अपने अपने क्षेत्र में बदनाम हो जाए कि ये एमएलए काम नहीं करवा पा रहे। तो मैं चाहूंगा कि इसको बेहद गंभीरता से लिया जाए और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान कराया जाए।
आपने मुझे मेरे क्षेत्र की समस्या को उठाने का मौका दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जो ये इशू मैं आज रेज कर रहा हूँ, ये इशू मैं कम से कम चौथी बार जो है सदन के सामने, इस विधानसभा के सामने जो है रेज कर रहा हूँ। और मेरे क्षेत्र में निज़ामुद्दीन में एक स्कूल बनना है, जिसका मुद्दा जो है मैं कई समय से जो है इस सदन के माध्यम से उठाता रहा हूँ, लेकिन 4 बार उठाने के बावजूद जो है उस समस्या का निष्कर्ष जो है उस समस्या का निष्कर्ष जो है वो आज तक नहीं निकला है। अध्यक्ष महोदय, अफसरों, मुझे तो ऐसा लगता है कि अफसरों द्वारा ऐसी लॉबी बना दी गई है कि जो काम हो सकते हैं उन काम को भी लगातार जो है रोका जा रहा है। ये समस्या जो है वो चौथी बार मेरे उठाने का यहाँ पे प्रयास है और मैं आशा करता हूँ कि इस बार जो है मेरी इस समस्या का समाधान जो है, हल जो है वो ज़रूर निकलेगा। दिल्ली जल बोर्ड के पास एक ज़मीन है और उस ज़मीन में मैंने स्कूल बनाने का प्रपोजल दिया हुआ है, क्योंकि उसके पास जो है उस क्षेत्र के आसपास जो है कोई स्कूल वहाँ पे नहीं है और लोगों को, बच्चों को जो है बहुत दूर स्कूल जाना पड़ता है। तो मैंने वहाँ पे प्रपोजल दिया है कि 6वीं से 12वीं तक का स्कूल जो है वहाँ पे बनाया जाए। और जल बोर्ड ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी लिख के दे दिया है कि हाँ, आप वहाँ पे स्कूल बना सकते हैं। लेकिन जब ये मसला डीडीए में गया, उस दौरान पता लगा कि ये ज़मीन जो है वो रिक्रिएशन के लिए अलॉटेड है और उसके कारण जो है वो सेम अमाउंट की लैंड जो है वो जल बोर्ड को, डीडीए को हैंड ओवर करनी है। पिछली बार जल बोर्ड में भी मीटिंग हुई, अधिकारियों ने अपनी नाड़ हिला दी, अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन आज तक जो है उस समस्या का समाधान नहीं है। पीड़ा है, ये पीड़ा है। गर्दन तो हिला देते हैं लेकिन वो काम नहीं होता। 1 बार मीटिंग हुई, 2 बार मीटिंग हुई, 3 बार मीटिंग हुई, लेकिन आज तक जो है वो ये काम जो है वो संपन्न नहीं हो पाया। मैंने पिछली विधानसभा में, अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली विधानसभा में एक प्रश्न लगाया था 15/12/2023 को, जिसमें मैंने इस मामले की अपडेशन जो है उस क्वेश्चन के माध्यम से, उस प्रश्न के माध्यम से जाननी चाहिए। और मैंने जो प्रश्न लगाया कि जो जल बोर्ड द्वारा जो लैंड जो है, इक्वल अमाउंट के लैंड जो है डीडीए को देनी थी, क्या वो लैंड दे दी गई? तो उस प्रश्न का जवाब ही नहीं आया, बल्कि और कोई जवाब उन्होंने दे दिया। जो एक जॉइंट मीटिंग हुई थी 1 साल पहले, उसका जवाब जो दे दिया। ये अधिकारी जो है ये सदन को मूर्ख समझते हैं, यहाँ पे बैठे हुए लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है ये चौथी पास लोग हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो पढ़े लिखे लोग जो है सदन में बैठे हुए हैं। अधिकारियों को नहीं पता। अब ये अधिकारी जो होने वाले काम है उन्हें भी अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लॉबिंग जो है वो अधिकारियों के माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे बन गई है, जिसको जो है हमें तोड़ना और हमें जो है उनको सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अध्यक्ष महोदय, सदन पटल पे मैं इस प्रश्न को जो है और उसके जवाब को यहाँ पे रखना चाहूँगा और मेरी गुजारिश है कि यहाँ पे इस मेरे प्रश्न को जो है प्रिविलेज कमेटी में रेफर किया जाए। एक और मांग करता हूँ सर, अध्यक्ष महोदय, कि जिस तरीके से अधिकारी जो है वो लगातार जो है हमारे कामों को रोक रहे हैं, लगातार जो होने वाले काम है उनको भी रोक रहे हैं। एक आध अधिकारी को आप जेल भेज के देखिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए भेज के देखिए, अपने आप ही अधिकारी सब सही हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन पटल पे इस प्रश्न को रख रहा हूं और मुझे आशा है कि इस मेरे मसले का समाधान जरूर निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री राजेश गुप्ता जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, ये सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार आम आदमी के पक्ष में काम करती चली आ रही है और उसी का आप रिजल्ट देख रहे हैं कि 3 बार दिल्ली में, उसके बाद एमसीडी में, पंजाब में हमें बहुत प्यार और सम्मान मिला। मैं, क्योंकि हमारे विपक्ष के साथी जो बात करते थे कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचना चाहिए, बात तो उन्होंने कर दी, करा कुछ नहीं। लेकिन उस अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए जो लेबर है, जो फैक्ट्रियों में काम करती है, जो कंस्ट्रक्शन में काम करती है, उसके लिए हमने बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार लेके आई। हम, अगर उसकी शादी होती है, जो काम करने वाला है उसके बच्चे की, तो लड़के की शादी में 35,000 रुपये देते हैं, लड़की की शादी में 51,000 रुपये देते हैं।
मैटरनिटी लीव पे 30,000 रुपये देते हैं, भगवान ना करे उस बच्चे में कोई दिक्कत हो जाए तो भी उसमें भी वो पैसे हम देते हैं मैटरनिटी में। डेथ पे 1 लाख रुपए देते हैं और पेंशन के तौर पे हम उसे 3,000 रुपये देते हैं जब वो 60 साल की उम्र पे पहुंच जाता है, और हर साल उसमें 10% बढ़ोतरी भी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार है जो उस पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचा रही हो। अब इन्होंने उस पर कैसे अड़ंगा लगाया कि आज अगर आप वो लेबर कार्ड बनाने जाओ, क्योंकि और कोई चीज नहीं चाहिए, सिर्फ एक लेबर कार्ड चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसको बनाने में भी ये दिक्कतें पैदा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने सबको इतना फायदा दे दिया, ये तो बहुत फायदा मिल जाएगा गरीब आदमी को। तो आज वो कार्ड बनाने जाता है तो उस लेबर कार्ड को ही नहीं बनने देते, बस इतना ही बनवाना है, वो ही नहीं करने दे रहे। और वजह क्या, मैंने उनसे मीटिंग करी तो वजह क्या लेके आ रहे हैं कि सर आप जो भेज रहे हो ना, पहले हमारे पास में कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर था, हम नाम डाल के देख लेते थे, आपने किसको भेजा है, बिजोड़ी जी ने किसको भेजा है, किसने किसको भेजा है, तो उसका हम कर देंगे। अरे क्यों भाई, आप किसी का क्यों नहीं बनाते हो? एक फोन कर, हमने जो अब यहां से जाते हैं हमारे ऑफिस से 5 मिनट में उसका रिजेक्शन भेज देते हैं, 5 मिनट में। कितनी तेजी से काम हो रहा है, ताकि वो गरीब आदमी बार बार परेशान हो, धक्के खाए, या तो पैसे देने की बात करे या विधायक के पास आ जाए। तो मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों पे कोई ना कोई नकेल कसी जाए, जो इतने गरीब आदमी को जो उनके पास में धक्के खा रहा है, उसके पास समय नहीं है क्योंकि वो तो बेचारा दिहाड़ी कमा रहा है, तो इस पे ध्यान दिया जाए और पूरी तरीके से सख्ताई करी जाए। अगर अधिकारी चाहते हैं कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर में कोई बदलाव करा जाए, कर दे, तो आपके माध्यम से ये मेरा सुझाव था। बहुत बहुत धन्यवाद। सोमनाथ जी। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 280 में मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, 3 विभाग और 3 सब्जेक्ट मैटर, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, ये तीनों आर्टिकल 239AA के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में नुमाइंदगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करता है। अध्यक्ष महोदय, डीडीए के पाकों में जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार के क्राइम हो रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं, ड्रग पेडलिंग हो रही है, इसका दायित्व रोकने का पुलिस के पास है। मेरे क्षेत्र में सतपुला पार्क है, विजय मंडल पार्क है, हुमायूंपुर के अंदर पार्क है, इस प्रकार के कई पार्क हैं जिसमें अनगिनत वारदात ड्रग पेडलिंग के हुए हैं, ड्रग कंजम्पशन के हुए हैं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के हुए हैं, लेकिन इन सारे कामों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरे साथी सदन में जो उपलब्ध हैं वो इस बात से राजी होंगे कि पुलिस की जो जिस प्रकार से निष्क्रियता है क्राइम के प्रति, दिल्ली में 7 सांसद हैं भाजपा के, लेकिन एक भी सांसद ने एक भी बार दिल्ली की जनता के लिए उन विभागों पर भी काम नहीं किया जो विभाग उनके पास है। मतलब अनगिनत समस्याएं हैं जहां की जनता को पता नहीं भी कहां जाए, आखिर जाती है हमारे पास। जो विधायकगण हैं, जो एक्सेसिबल हैं, जो ट्रेसेबल हैं, जो कैचेबल हैं, वहां तक उनका पहुंच है, वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से इस बात को पहुंचाना चाहता हूं एलडी साहब के पास कि 7 सांसद पूरे निष्क्रिय हैं, 5 साल एक काम नहीं किया। उन मसलों पर भी जो मसले उनके पास थे, मेरे विधानसभा में ऐसे कई वारदात हो गए। मेरे विजय मंडल पार्क में जो डीडीए का पार्क है, डीडीए भी सांसद के पास, पुलिस भी सांसद के पास, लेकिन जो क्राइम घटता है डीडीए में, दिन दहाड़े 12 बजे दिन में एक लड़की को एक लड़के ने रॉड से मार डाला, लेकिन कोई वहां पे नहीं पहुंचा, सांसद नहीं पहुंचा, कोई भाजपा का नेता नहीं पहुंचा, वहां पे समय से पुलिस नहीं पहुंची, डीडीए के अधिकारी नहीं पहुंचे, तो जनता जाए तो कहां जाए? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बात को चाहता हूं कि एलजी साहब तक पहुंचे, वीसी डीडीए तक पहुंचे, पुलिस कमिश्नर दिल्ली तक पहुंचे। मेरे यहाँ सतपुला पार्क है, वहां करीब 5-6 बजे शाम को 15 साल के बच्चे को मार दिया। मैं बता रहा हूं, तो जो इंसिडेंट्स मेरे यहां घटी है, उस इंसिडेंट्स का हवाला मेरे ख्याल हर तरफ, हर विधानसभा के अंदर है।
ऐसी कोई विधानसभा नहीं होगी जहां की पुलिस की वारदात में कभी वहां सांसद पहुंचा होगा। उसका कारण एक ही है, मेरी सांसद है, उन्होंने कहा एक दिन हाईकोर्ट के अंदर मैंने मिला, मैंने कहा मैडम 5 साल 10 साल आपको हो गया सांसद हुए, कुछ काम वाम कर, इस पर जनता पूछ रही है। कह रहे सोमनाथ जी गलत फहमी है आपको, काम के बल पे वोट आप लोग मांगिए, हमको तो वोट मिलता है मोदी जी के नाम से। लेकिन इस बार जनता राजी है, इस बार दिल्ली की जनता राजी है, उन सारे सांसदों को, भाजपा के सांसदों को दिल्ली की जनता हरा के मानेगी, क्योंकि उन्होंने अपने काम तो किए ही नहीं, खास करके अरविंद केजरीवाल जी के कामों को रोकने का प्रयत्न किया। कभी भी दिल्ली की आवाज ना बन सके वो पार्लियामेंट में, दिल्ली की समस्याओं के आवाज ना बन सके पार्लियामेंट के अंदर। और इन्हीं कारणों से इस बार अध्यक्ष महोदय मैं चाहता हूं कि आप इस बात को साफ साफ पहुंचा दें कमिश्नर साहब को भी, जो पुलिस के कमिश्नर हैं, VCDDA को भी, और जो सबके सर्वा हैं LG महोदय, वहां तक पहुंचा दें। आपने मुझे बात रखने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भावना गौड़। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मैं इस विषय पर चिंता करूंगी कि दिल्ली के युवाओं की स्थिति बड़ी अपने आप में चिंताजनक है, और ये बात पूरी दिल्ली पर लागू होती है, मेरी विधानसभा पे ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में भारी मात्रा में ड्रग्स की जो बरामदी अभी 3-4 दिन पहले हुई है, वो अत्यंत चिंताजनक है। यह बरामदगी यह दर्शाती है कि यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर ड्रग्स की आपूर्ति की जानी थी। पुणे पुलिस ने पुणे में ड्रग्स बरामद करने के बाद गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर दिल्ली में कोटला मुबारकपुर और मस्जिद मोड़ के इलाके में स्थित 2 गोदामों से 970 किलोग्राम ड्रग्स बरामद की है। मैफेड्रोन, जिसे म्याऊ म्याऊ ड्रग्स भी कहा जाता है, उसकी इतनी बड़ी बरामदगी के साथ ही दिल्ली से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया, उसे हिरासत में लिया गया। यह व्यक्ति एक कोरियर कंपनी से संबंध रखता था, जिसके जरिए फूड पैकेट में ड्रग्स की आपूर्ति की जाती थी। अध्यक्ष महोदय, इस बरामदगी में यह सामने आया है कि आरोपियों ने ड्रग्स रखने के लिए नमक कारोबारी बनकर 2 दुकानें किराए पर ली थी। यही नहीं, किराएदारों का पुलिस के द्वारा सत्यापन भी किया गया था। इसके बावजूद आरोपी पुलिस की नजरों में नहीं आए। ड्रग्स की इस बरामदगी से दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। प्रश्न उठता है कि ड्रग्स की इतनी बड़ी मात्रा में भंडारण की भनक पुलिस को क्यों नहीं लगी, और दूसरा, वही किराएदार के सत्यापन के बावजूद वह पुलिस से बचने में कैसे सफल हो गए। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली पुलिस के इस संजाल को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए मुझे लगता है कि LG साहब को भी कदम उठाना चाहिए। ये उनका अपना विभाग है, और उनके अपने विभाग के अंदर जिस काम को वो बखूबी नहीं निभा पा रहे हैं, और दिल्ली के युवा अपने आप में एक बड़ी भयानक स्थिति के अंदर खड़े हुए हैं। इसलिए मेरा इस सदन से के माध्यम से LG साहब को ये कहना है कि वो पुलिस को ये जो इंटरनेट जो दिल्ली के अंदर चल रहा है ड्रग्स का, इसको पूरी तरह से वो खंगालें, दिल्ली को बचाएं, दिल्ली के युवाओं को बचाएं, और ये जो उपलब्धता दिल्ली के अंदर ड्रग्स की है, इसको जड़ से खत्म करें। धन्यवाद। श्री संजीव झा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बाकी साथियों ने भी कहा है कि किस तरह की LG साहब का इंटरफेरेंस डे टू डे, जो चाहे वो एग्जीक्यूटिव वर्क हो या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो या बाकी विधानसभा में जो इंटरफेरेंस उनका बढ़ता जा रहा है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं। आज से 10 दिन पहले LG साहब बुराड़ी विधानसभा में आए। जब वो विधानसभा आए, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, बाद में अफसरों के जरिए मुझे जानकारी मिली। उससे 6 महीना पहले मैं LG साहब से मिला था और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो बर्निंग इशू है वो हमने उनसे मिलकर शेयर किया था। सबसे बड़ा बर्निंग इशू हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का है। रोज़ चोरियाँ हो रही हैं,
कई तरह के और अपराध हो रहे हैं। हर कॉलोनी में 10-20 ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। तो हमने उनको कहा था कि इस पर एक ठोस काम किया जाए ताकि एक एग्जाम्पल साबित हो। दूसरा, हमारे यहाँ जो अब ग्राम सभा की ज़मीन है, जब से अर्बनाइज हुआ वो डीडीए के अधीन चला गया है। अब डीडीए के अधीन जब से गया है तो उस पर एनक्रोचमेंट और कब्जा बढ़ता जा रहा है। तो हमने पूरा डिटेल खसरा वाइज उनको दिया था कि किस तरह से ग्राम सभा की ज़मीन पे कब्जा हो रहा है। उस पर उन कहा था कि आप इसको संज्ञान में लीजिए सर, ये बहुत बर्निंग इशू है। तीसरा, हमारे यहाँ अब अनऑथराइज कॉलोनी में एक ऑर्डर डीडीए ने दिया जिसमें कहा कि अनऑथराइज कॉलोनी में अब बिजली जो लगेगी उसमें डीडीए का एनओसी चाहिए। अब पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को बिजली नहीं लग पा रही है। हमने इसके उनसे शेयर किया था और उसके बाद अब हो ये गया है कि डीडीए एनओसी तभी देती है जब 50,000 1 लाख रुपया उसको दे दिया जाए। तो भारी करप्शन और लोगों में बड़ा असंतोष है। तो जब एलजी साहब आए, मुझे लगा कि मैंने जो उनको समस्या दिया था उस समस्या का शायद संज्ञान लेने के लिए हमें नहीं बताया, कोई बात नहीं है, वो उस विषय का संज्ञान लेने आए होंगे। लेकिन जब हमने आने के बाद उनकी मिनट्स ऑफ मीटिंग हमने देखा तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में वो इस बात की जानकारी लिया कि फ्लड इरिगेशन किस किस कॉलोनी में काम कर रही है, सीवर किस गली में कितना बचा है कितना नहीं बिछा है, पीडब्ल्यूडी सड़क की सफाई कर रही है नहीं कर रही है। उन्होंने फोटो डाला, बाद में उनका मैंने ट्वीट देखा जो बड़ा ही सरप्राइजिंग है। उन्होंने लिखा कि विजिटेड बुरारी replete with showrooms of top brand, the area comprising 80 unauthorized colonies, yet severely lack basic amenities, civic infra that people are entitled to. Lack of residents remain deprived of road, sewerage and sanitation. Governance must exceed posturing. अब जरा बताइए एलजी महोदय की गवर्नमेंट कौन है? आपने तो केंद्र सरकार ने एक्ट में कह दिया कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मीन्स एलजी। तो क्या एलजी साहब अपने खुद के बारे में कह रहे हैं या वो कौन सी राजनीति कर रहे हैं? अगर एलजी साहब को ये बेसिक भी समझ नहीं है या वो अपनी एक्ट को नहीं जानते हैं तो फिर पावर को मिसयूज कर रहे हैं। हमारे एक कॉलोनी में जाकर एक एक गली घूमे। मैंने कॉलोनी वालों को बोला कि किसी से मुलाकात हुई? बोला साहब हमें तो नहीं लगा कोई एलजी साहब है, मुझे लगा कोई जिले आया है जिसके पीछे 100-200 सिक्योरिटी थी, दूर तक फटकने नहीं दिया जा रहा था हमें। तो मुझे यह लगता है कि अगर एक जनप्रतिनिधि को बिना बताए आप जाते हैं तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये जो जनतंत्र ने जो चुने जनप्रतिनिधि को पावर दिया, आप उसको सुपरसीड कर रहे हैं। और इस तरह की डेली ऑर्डर अधिकारियों की मीटिंग्स बुला करके देना, आप गवर्नमेंट के पावर को भी आप खत्म कर रहे हैं। तो एलजी साहब कौन सी राजनीति कर रहे हैं फिर, और इस राजनीति से किसका फायदा होना है? मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को फिर संज्ञान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हमने उनको कहा था कि अगर काम ना हो तो 1 महीना बाद फिर बुला लीजिएगा। उन्होंने कहा जी मैं बहुत व्यस्त हूं। अब पता चला वो व्यस्त इसलिए हैं कि बुरारी में, बवाना में, किरारी में, अलग अलग विधानसभा में गली गली घूम रहे हैं। अरे जाके थाने थाने जाओ, बदतर हालात है लॉ एंड ऑर्डर का, हर जगह ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। उसको जो आपके डीडीए कब्जा कर रही है वो तो आप कर नहीं रहे। आप खामखा आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर राजनीति करते हैं। इससे एलजी पद संसार हो रहा है और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं फिर संज्ञान देना चाहता हूं, जो 3 बर्निंग इश्यू मैंने आपको दिए थे कि बुरारी विधानसभा में डीडीए के कारण लोगों की बिजली नहीं लग रही है, ग्राम सभा की जमीन कब्जा हो रहा है, एंड लॉ एंड ऑर्डर और ड्रग्स का बड़ा कारोबार है, उसको ठीक कराएं तो लोग आपको दुहाई देंगे और आप इस तरह की गंदी राजनीति से बचेंगे। आप धन्यवाद। राजकुमारी ढिल्लों जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मेरे विधानसभा में मायापुरी जेजे क्लस्टर में फेज़ 1 फेज़ 2 तकरीबन वहाँ पर 15 से 20 हज़ार जेजे क्लस्टर के निवासी रहते हैं। हम उनको पानी दे रहे हैं, बहुत बिजली दे रहे हैं, फ्री चिकित्सा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी एक मूलभूत आवश्यकता है, उनकी टॉयलेट की समस्या चल रही है।
तो वहाँ तकरीबन 30 से 40 साल पुराना मायापुरी फेज़ 1 में A11-12 में एक GSC बना हुआ है, लेकिन अध्यक्ष जी वो इतना जर्जर हालत में हो चुका है। और पीछे 7 से 8 महीने पहले जो हमारे डूसिप के CEO हैं उनके साथ दिल्ली जल बोर्ड के मिनिस्टर साहब के साथ भी मीटिंग हुई थी, लेकिन जो वो JSC बना हुआ है वो बिल्कुल क्लस्टर के बीचों बीच है। और उसमें जो हमारी प्रीफैब टॉयलेट बने हुए हैं, दरवाजे बने हुए हैं प्रीफैब, वो बिल्कुल जर्जर हालत में हो चुके हैं। इतनी हम फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन एक मूलभूत अध्यक्ष जी आवश्यकता है उनके शौचालय की, जिससे कि कई बार ऐसे हादसे हुए हैं कि रेलवे लाइन फेज़ 1 फेज़ 2 की मायापुरी की वहाँ जवान यंग लड़कियाँ शौचालय के लिए चली जाती हैं, कई हादसे भी हुए हैं। इन सब बातों को देखते हुए तकरीबन डूसिप CEO के साथ एक मीटिंग भी रखी थी 8 महीने पहले, लेकिन उस प्रीफैब JSC को जिसके कि जितनी सीट है उसमें दरवाजे हैं वो बिल्कुल एकदम टूट चुके हैं। और CEO के साथ मीटिंग रखने के बावजूद भी अभी तक जो हमारा प्रीफैब JSC है उसको पक्के शौचालय का काम हमारा अभी तक नहीं बना है। मैं आपके माध्यम से डूसिप के CEO से मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग इतना अच्छा JJ क्लस्टर में हम काम कर रहे हैं, उन्हें हम पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, हर कुछ उनको फैसिलिटी है, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता है शौचालय की, खास तौर से महिलाओं के लिए, उसको बहुत जल्दी उसको करवाया जाए, क्योंकि कभी ना कभी किसी भी प्रकार का वहाँ पर हादसा हो सकता है। तो मेरी आपके माध्यम से डूसिप के CEO और मंत्री साहब से मेरा निवेदन है कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, इसको तुरंत बनवाया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आदर्श नगर विधानसभा में PWD डिपार्टमेंट की तरफ दिलवाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, PWD के नाले पूरी जहांगीरपुरी कुशल सिनेमा रोड बोलते हैं उसको, इतने भरे हुए हैं सिल्ट से कि नीचे थोड़ा थोड़ा पानी चलता है, ऊपर पेड़ उग गए हैं उसके कूड़े के ऊपर, आदमी खड़ा भी हो जाए उस पे तो भी नहीं बैठता वो जो है कूड़ा। और धोबी घाट से कुशल सिनेमा और शाह आलमबंद रोड से मंगल बाजार रोड बोलते हैं इसको, मंगल बाजार चौक तक और शाह आलमबंद रोड के नाले पूरी तरह ब्लॉक हैं, जिसकी वजह से कॉलोनियों में जो गलियां हैं, छोटी नालियां हैं, उन नालियों का पानी नाले में नहीं पहुंच पाता क्योंकि वो ओवरफ्लो हैं, सारे सिल्ट से भरे हुए हैं। तो गलियों में पानी भरा रहता है 24 घंटे हर रोज। सैकड़ों महिलाएं, आदमी ऑफिस पे कंप्लेंट लेके आते हैं। पिछले 4 महीने से लगातार मैं बोल रहा हूं, अधिकारी कभी किसी कोने पे JCB खड़ा किया और उसकी फोटो खींच के डाल दी कि जी सफाई हो रही है, लेकिन प्रॉपर सफाई नहीं हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जो है प्रार्थना करता हूं कि कृपा मेरे क्षेत्र में आदर्श नगर में ये इसको संज्ञान में लिया जाए और अधिकारियों को आदेश दिए जाएं कि PWD के जितने भी नाले हैं उनको अच्छी तरह से साफ किया जाए। जहांगीरपुरी A ब्लॉक, G ब्लॉक और H ब्लॉक पूरी कॉलोनी गलियां जो है पानी से भरी रहती हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्रीमान विदुरी जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 280 में मुझे आपने बोलने का अवसर दिया है, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में मीठापुर विस्तार में गगन विहार के सामने 1 एकड़ जमीन 2008 में 100 बिस्तरों के अस्पताल बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट को अलॉट की। तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित ने उस हॉस्पिटल की नींव रखी। 2008 का यदि बजट उठा के देखेंगे, बजट प्रस्ताव, तो बजट में भी हॉस्पिटल बनाने के लिए
पैसे का प्रावधान किया गया, लेकिन आज तक उस 1 एकड़ जमीन पर अस्पताल के निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया। मैं निरंतर इसको लेकर सरकार के साथ बातचीत करता रहा हूं। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र दिल्ली का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 5 वार्ड्स हैं, और बदरपुर विधानसभा क्षेत्र का जो नहर पार का एरिया है, जिसमें हरिनगर वार्ड है, जैतपुर वार्ड है, मीठापुर वार्ड है, उसमें कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। और ज़्यादातर लोग, मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग बेचारे फैक्ट्री वर्कर्स हैं, गरीब लोग हैं। तो आज मैं आपके माध्यम से दिल्ली के माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि जब जमीन अस्पताल बनाने के लिए उपलब्ध हो गई है और उस जमीन की 4 दीवारी करा दी है, वो जमीन खाली पड़ी हुई है, तो उस जमीन के ऊपर 100 बिस्तरों का अस्पताल बनाया जाए। क्योंकि 2008 में जो बजट दिल्ली विधानसभा में पेश किया गया, हॉस्पिटल बनाने के लिए बजट भी उपलब्ध करा दिया गया। अब क्या कारण है कि उस जमीन के ऊपर हॉस्पिटल नहीं बन पा रहा है? मैं आपके माध्यम से जरूर मांग करूंगा। यहाँ हमारे हाउस में सभी ऑनरेबल मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस हाउस में ये आश्वासन दिया था कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा, और इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाता है। ये विषय आपके ट्वीटी में नहीं, मैं कहता हूँ इससे जुड़ा हुआ है। नहीं, इससे जुड़ा मैं कहता हूँ जब तक अस्पताल नहीं बनता है, ये जब तक जी जो आप बोल रहे हैं ये डिलीट कर दिया जाए उसमें से। देखिए, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो 280 में है। मैं कहता हूँ जब तक अस्पताल नहीं, उस विषय को उससे बाहर मत लीजिए। नहीं, आप मुझे बताइए, मैंने ऐसी कौन सी, अरे पूरे दिल्ली, पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई, लेकिन दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं कर रहे आप। दिल्ली के एलजी ने कहा है कि डिलीट कर दीजिए। मैं कहता हूं क्या ये दिल्ली के हित में है या नहीं है? दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना लागू की जाए। आखिर अरविंद केजरीवाल की सरकार आयुष्मान भारत योजना को लागू क्यों नहीं कर रही है? दिल्ली के गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल जाएगा, उससे क्यों वंचित रखा जा रहा है? मुख्यमंत्री सदन में आकर आदरणीय अध्यक्ष जवाब दे, मैंने क्या गलत बात कही है? मैं दिल्ली के गरीब लोगों के हित की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में अध्यक्ष जी आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई है, आखिर दिल्ली में क्यों लागू नहीं हो रही है? समझदार हैं, समझते हैं सब चीजें। बैठिए प्लीज बैठिए। तो आदरणीय अध्यक्ष जी, आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उपराज्यपाल के भाषण पर चर्चा 16 फरवरी 2024 को माननीय विकास मंत्री गोपाल राय जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ करेंगे। श्री राजेश गुप्ता जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने जिस विषय पे मुझे बोलने के लिए कहा है, दरअसल सच बताऊं तो एक ऐसा दिन होता है जब माननीय उपराज्यपाल जी आते हैं कि जिस तरीके से बच्चे अपने एनुअल डेज के फंक्शन का इंतज़ार करते हैं और सुनते हैं कि उन्होंने उस साल के अंदर क्या क्या करा और अच्छे बच्चों को अवार्ड्स मिलते हैं, तो जब माननीय उपराज्यपाल जी आते हैं और बताते हैं कि दिल्ली की सरकार की क्या क्या उपलब्धियां हैं और आगे वो क्या क्या करने जा रही हैं, तो हमें बहुत मज़ा आता है। जब वो बार बार बोलते हैं कि मेरी सरकार ने ये करा, तो और ज़्यादा मज़ा आता है। इस बार हालांकि ऐसा कुछ हुआ जो बहुत ही दुखद था कि जब उपराज्यपाल जी बोल रहे थे तो हमारे विपक्ष के साथी खड़े हो गए और उनको बोलने नहीं दे रहे थे। तो कभी कभी गुस्सा और नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो उनके पक्ष के लोग हैं वो भी उन्हें बुरे लगने लगते हैं, क्योंकि वो किसी और की तारीफ कर रहे हैं। खैर, इस बजट की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हम सब ने पढ़ी, जो माननीय उपराज्यपाल जी ने बोली, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हो सकती थी। ये जो आप छोटी सी किताब देख रहे हो, ये बहुत छोटी है। अगर उन कामों में रोड़ा ना लगता जो अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं, अगर इनके अफसर
डरते नहीं उस केंद्र सरकार से। अगर एलजी साहब सच में ये मान लेते कि हाँ ये उन्हीं की तो सरकार है, तो ये किताब इतनी भारी होती कि मुझसे ऐसे उठती नहीं। बार बार कहा गया, इसमें पहली लाइन पर जब शुरुआत करी कि दिल्ली की जो औसत आय है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है, 2.6% अधिक है। लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि अगर ये राशन को घर घर पहुंचाने देते, जैसे हमने पंजाब में पहुंचाया, तो लोगों को राशन मिलता, बेईमानी कम होती, तो वो जो पैसे बचते उसको गरीब आदमी जाके बाजार में लगाता। जो दवाइयां उन्होंने हमारे मोहल्ला क्लिनिक में रोकने की कोशिश करी और शायद कुछ समय के लिए सही उस गरीब आदमी को बाहर जाके खरीदनी पड़ी, वो पैसा बचता। फरिश्ते योजना जिसको उन्होंने रोका, जिसके अंदर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उसका सस्ता इलाज होता था, फ्री इलाज होता था, इन्होंने रोका। आप सोचिए जितनी भी योजना इन्होंने रोकी, अगर ये उन योजनाओं को ना रोकते तो उस गरीब आदमी के पास में कुछ पैसे बचते। उस पैसे का वो क्या करता? अगर वो थोड़े पैसे होते तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता, फिर जाके कोई महिला अपने लिए एक साड़ी लेके आती तो कहां पैसे खर्च होते? बाजार में घूमते। और पैसे इकट्ठे होते, वो अपने लिए आभूषण ले आती, पैसे कहां लगते? फिर बाजार में घूमते। बहुत पैसे इकट्ठे हो जाते तो शायद कुछ अपनी जमीन खरीदने की सोचता, तो पैसे बाजार में आते। जब पैसे बाजार में आएंगे तो अर्थव्यवस्था घूमेगी। विशेष जी, रवि जी बैठिए। लेकिन क्या करा उन्होंने? उन सारे कामों को रुका, उस गरीब आदमी के उन पैसे को रोक लिया। ये 2.6% कैसे बढ़े? ये जो आमदनी है ये पूरे देश में दिल्ली की सबसे ज्यादा कैसे है? क्योंकि जो पानी के ऊपर बिल आता है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने 20,000 लीटर फ्री दिया हुआ है, वो पैसे बचते हैं। इसके लिए उन्होंने अनाप शनाप बिल बना दिए इस बार कि लोग परेशान हो। लेकिन जैसे मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि अंतिम सांस तक जब तक दिल्ली का बेटा है, ऐसे गलत बिल किसी को भरने की जरूरत नहीं है। बिजली के बिलों में कितने साल हो गए हमने बिल भरने नहीं दिए, उसका पैसा बच रहा है गरीब आदमी का। महिलाएं जो बस में जाती थी वो पैसा बच रहा है। आखिरकार पैसे का करते क्या है जब लोग बचाते हैं? जैसे मैंने बताया, वो पैसा बाजार में ही आता है। जब बाजार में आएगा तो अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। अब आईएएस ऑफिसर का दिमाग है, पैसा बचेगा तभी बाजार में आ सकता है। तो ये 2.6%, 5% या 6% या 7% हो सकते थे अगर ये हमारे कामों को नहीं रोकते। जितने पन्ने इसके ऊपर आप खोले जाएंगे, अगले पन्ने पर आप आएंगे तो उसके अंदर लिखा होगा भी खेल में हमने क्या क्या काम करे, हमने कितने स्कूल खोले। अरे ये तो जमीन नहीं देते हमको, अगर ये जमीन दे देते तो कितने हम स्कूल खोल देते। जितने भी आप इसमें पन्ने खोले जाएंगे, 19 स्कूलों में विज्ञान स्ट्रीम प्रारंभ की गई। अरे सर, अगर हमको नौकरी भी किसी की लगानी है तो हमको उनके हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं कि साहब उसके लिए आवेदन निकालने दो, उसको नहीं निकालने देते। अगले पन्ने पे आओगे तो 537 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, 5 महिला मोहल्ला क्लिनिक औषधालय, 60 प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र, 30 पॉलिक्लिनिक और 38 मल्टी स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का नेटवर्क। आप इस सब में मिनिमम गुणा 2 कर लीजिए, जो हम कर सकते थे, जो हमें करने नहीं दिया गया। और मुझे ये बताते हुए जो बार बार मैं कह रहा हूं ना कि खुशी हो रही है कि इतना बड़ा नेटवर्क इंडिया में कहीं नहीं है जो हमारे पास है, लेकिन साथ साथ एक दुख भी है कि जो हो सकता था उसको करने नहीं दिया गया। जिस पन्ने पे आप जाओगे, चाहे पढ़ाई पे जाएं, वन नेशन वन कार्ड पे जाएं, आज भी मैंने लेबर कार्ड के ऊपर आपको बात बताई कि हम कितना लाभ सबसे आखिरी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे हैं। कंक्लूड करिए राजेश जी प्लीज। मेरा सर यही बात कहनी है कि जैसे मैंने बताया कि आज ये जो पन्ने आपके पास में है ये बहुत छोटे हैं। अगर दिल्ली की सरकार को एलजी साहब काम करने दें और एलजी साहब के ऊपर केंद्र सरकार काम करने दे, मैं आपको गारंटी